है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, ये खबर है। भारत की मदद डिमांड करनी अब बहुत जरूरी हो गई है, इंडियन नेवी की मदद डिमांड करनी बहुत जरूरी हो गई है, जिसके लिए हम ऑफिशियली भारत को बोलने भी वाले हैं। तो क्या जी तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की है, और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया, और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है, एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जिसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं
कि भाई इस ये जो रीजन है, इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना, और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल है, जिसमें लार्जली तो इंडिया और चाइना के ही अपने लोग हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी इसमें आते हैं। सो इसीलिए इंडियन ओशन की जो ये कॉन्सिडर इंडिया नेवी कॉन्सिडर्स दैम एज क्रिटिकल वाटरवेज, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि पहले ये जो इंडियन ओशन रीजन था दैट वाज स्टडीड बाय द वेस्टर्न्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको स्टडी करती थी और अपनी मर्जी से चीज़ें उसके ऊपर करती थी। अब इंडिया जो है उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे वो चीज़ें स्टडी करते हैं। इस खित्ते के अंदर वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, वो जारी बात है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इवन के वो समझते हैं टर्की, इवन के टर्की एंड मलेशिया, टर्की एंड रशिया जो है वो भी समझते हैं कि इस खित्ते में इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सो इंडिया अपना इन नए प्लेयर्स को वेलकम करता है, और जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, और नए प्लेयर्स एज ए मैंशनड अर्लियर यूएई, सऊदी अरब और टर्की और रशिया, ये सारे के सारे नए प्लेयर्स हैं। सो एनी हाउ ये आप देखें कि इंडियन नेवी के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है। इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर है, और जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना नेविगेबल वाटरवेज जो है वो तकरीबन 14,500 किलोमीटर है। कोई जो 212 के करीब एक्टिव पोर्ट्स हैं, इन 212 के बीच में से 12 जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जो बाकी हैं वो कोई 200 माइनर पोर्ट्स हैं। सो इंडिया जो है वो अपनी कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल शिपिंग की वजह से उसका इंडियन ओशन में रहना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और वो अपनी एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, टूरिज़म, फिशिंग, इन चीज़ों को वो बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। दैट इज़ वाई वो बांग्लादेश के पीछे खड़े होते हैं, दैट इज़ वाई वो हर शिप को आजकल कर रहे हैं। सो इंडिया इंडियन ओशन रीजन प्लस इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, जो कि कॉन्टेम्परेरी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के अंदर और जो पॉलिटिकल माहौल बनने वाला है उससे भी इन चीज़ों का ताल्लुक है। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर जैसे कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हर चीज़ इलेक्शंस पे है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर पाबंदी लग गई, बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जो है वो जो पॉलिटिकल डोनर्स हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं, और कहीं कहा जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बॉन्ड्स प्रोग्राम जो शुरू किया गया है। सो ये हर तरफ आपको अब इलेक्शंस की बात जो नज़र आती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है आपको इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे। सो मुझे ऐसे मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली इस खित्ते में रहते हुए भी इट कांट प्ले द रोल, ठीक है जी, और वो इस तरह रोल प्ले नहीं कर सकता बिकॉज पाकिस्तान की जो नेवी है वो ज़्यादातर एक इस अंदाज से ऑपरेट कर रही है कि उनको ज़्यादा अपनी एक डोमेस्टिक फ़िक्र रहती है पाकिस्तान की नेवी को, जबकि जो बाकी जो नेवीज़ हैं वो जैसे पर्टिकुलरली इंडियन नेवी जो है वो एक और अंदाज में रोल प्ले करती है। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ आप देखते हैं कि वो बांग्लादेश को हेल्प करेंगे, दूसरी तरफ आप देखते हैं वो किसी और मुल्क की नेवी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इसमें आप समझ जाएं कि वो
चाइना और मालदीव्स के लिए तो है ही है, लेकिन असल में ये जो 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 14,500 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, इतनी पोर्ट्स हैं, इनकी तरफ वो उनका ज़्यादा ध्यान है। और इंडिया ने अपनी मैरीटाइम पोस्चरिंग बढ़ा दी है, बिकॉज ये देखें, ये जो मैरीटाइम पोस्चरिंग है ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है इंडियन ओशन के अंदर। और ये तकरीबन इंडिया कहता है कि हम पिछले एक डेकेड से इसको उन्होंने बढ़ाया हुआ है, लेकिन इंडिया ने उसको एम्पलीफाई अब करना शुरू किया।